ये ऐसे ही लिखते हैं ऐसे। अब मैं दूसरी समस्या की तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ। तो ये कि बंगाल की एक बड़ी गौरवपूर्ण जो है आलोचनाएं हैं गायत्री चक्रवर्ती इस्तीफा। बहुत सारा काम किया उन्होंने, मैं उस सारे काम के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। उनकी एक बड़ी अच्छी पुस्तक है डेथ ऑफ डिसिप्लिन। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब जरूर पढ़ें, जो कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ रहे हैं आप लोग, डेथ ऑफ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप लोग पढ़ें उसे। आपके पास मेरे पास ध्यान नहीं, लेकिन वो बाजार में अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल, आप आराम से, वो ऐसा कुछ नहीं है। कलकत्ता के किसी शिगल ने छापा है उसे। उन्होंने डेथ ऑफ डिसिप्लिन गायत्री चक्रवर्ती इस्तीफा की पुस्तक है, और ये कंपैरेटिव लिटरेचर पर दिए गए उनके व्याख्यान आधारित। जिन रेने वेलक का मैंने जिक्र किया पूरे पिछली बातचीत में, उन्हीं रेने वेलक की स्मृति में उन्होंने व्याख्यान दिया था 2002 में। वो पब्लिश बुक है, उसमें वो पूरा व्याख्यान है 100 पेज का। मैं दो एक चीजें वहां से उठाना चाहता हूं जो कि हमारे काम में हो सकती है, जो कि कायदे से डिस्कस की जानी चाहिए। उन्होंने एक बड़ी मार्गी की बात कही है जो कि चर्चा के केंद्र में नहीं है, और वो चर्चा के केंद्र में आए तो अच्छा होगा। उन्होंने बात ये कही है कि सारी दुनिया में जो कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है या लिखा जा रहा है उसे लेके, उसमें कोल्ड वॉर की राजनीति, शीत युद्ध की राजनीति का गहरा असर है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपैरेटिव लिटरेचर का जो मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं उसमें यूरोपीय जो हेजेमनी है उसका असर है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए सारी दुनिया में बहुत सचेत रूप से अमेरिका ने कोल्ड वॉर की राजनीति के तहत एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो कि अभी पूरी दुनिया को एकदम प्रभावित किए हुए है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले 25-30 साल के दौरान सारी दुनिया में अचानक कल्चरल स्टडीज, एरिया स्टडीज, एथनिक स्टडीज, विमेन्स स्टडीज, इस तमाम किस्म की स्टडीज जो है ना वो एकदम से पैदा हुई। खासतौर पर कल्चरल और एथनिक स्टडीज और एरिया स्टडीज, तीन स्टडीज का पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया में विकसित हुआ। और ये जो स्टडीज के ये तीन जो एरिया खोले, इन एरियाज ने एक नई समस्या को जन्म दिया है। वहां लिटरेचर डिस्कस नहीं हो रहा है, वहां पॉलिटिक्स और उससे जुड़े हुए इश्यूज और एरिया और उससे जुड़े हुए इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन लिटरेचर का डिस्कशन वहां नहीं है। तुलनात्मक साहित्य में पहले कम से कम साहित्यों की तुलना करते हुए, उनके रूप की तुलना करते हुए, उनकी शैलियों की तुलना करते हुए, उनके भाषाई रूपों की तुलना करते हुए, उनके चरित्रों की तुलना करते हुए बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन ये एरिया स्टडीज, एथनिक स्टडीज, कल्चरल स्टडीज के नाम से जो बहुत सारी चीजें आई हैं इस बीच में, उसमें ये लिटरेचर जो है सेकेंडरी हो गया। और प्राइमरी कौन सी चीज है? प्राइमरी है उसमें पॉलिटिक्स, और उसमें भी अमेरिका की पॉलिटिक्स। गायत्री चक्रवर्ती इस्तीफा की बात इसलिए ऑथेंटिक भी है क्योंकि वो उस क्षेत्र की यानी कंपैरेटिव लिटरेचर की ऑथेंटिक विद्वान है। वो कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाती है और पिछले 30-35 साल से उनका उसी का विशद एक्सपीरियंस है, इसलिए उनकी बात पर अविश्वास करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने भी निजी तौर पर कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ा है। जब जेएनयू में था तो संयोग से पढ़ने का मौका मिला क्योंकि मेरा 4 क्रेडिट का कोर्स था रिसर्च टेक्नोलॉजी में।
फीलिंग तब भी यही थी, लेकिन तब लोग ये कहते थे कि ये बात इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आप मार्क्सवादी हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे थे कि हम मार्क्सवादी, बल्कि हमारी एक जैसे कहते हैं जो काम देख रहे हैं उसके आधार पर एक फीलिंग बन रही थी। आपके यहाँ जब ये निमंत्रण मिला आने का कि आपके यहाँ बोलना है, तो ये था कि कुछ नई बात बोली जाए, और उसी सिलसिले में मुझे ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक की पुस्तक हाथ लगी। पुस्तक कई साल पहले खरीदी गई थी और पुस्तक पढ़ी हुई थी, या पढ़ी ही नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं। तो पहली बार आने के पहले यहाँ पुस्तक पढ़ी गई, एक बार पढ़ के तो देखो उसने क्या लिखा है। मैं पर्सनली उन्हें जानता भी, लेकिन मैंने कभी पुस्तक उनकी पढ़ी नहीं। अगर ये बात सच है जैसा कि उन्होंने रेखांकित किया है कि सचेत रूप से एरिया स्टडीज, एथनिक स्टडीज और कल्चरल स्टडीज को डेवलप किया गया है कंपैरेटिव लिटरेचर को हाशिए पर डालने के लिए, पेरिफेरी पर ले जाने के लिए, तो ये निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एकदम फुली फंडिंग है अभी। आप ये स्टडी करना चाहें कि बर्दवान में कितने मुसलमान रहते हैं, आपको विद इन 6 मंथ फंड मिल जाएगा। लेकिन आप ये जानना चाहें कि बंगाली जाति कैसे रहती है और यहाँ के उनके बंगाली जाति के सौंदर्य में और भावबोध में किस तरह की परिवर्तन है, तो आपको कहीं से फंडिंग मिलेगी। बाकायदा फोर्ड फाउंडेशन ने सचेत रूप से, गायत्री चक्रवर्ती इस बात में रेखांकित किया है कि फोर्ड फाउंडेशन ने सचेत रूप से इसे कल्टीवेट किया। उन्होंने बाकायदा एक फोर्ड फाउंडेशन के मेमो को, पैम्पलेट को उद्धृत किया है कि फोर्ड फाउंडेशन ने सारी दुनिया में ये एक सर्कुलर जारी किया कि हमें एरिया स्टडीज को डेवलप करना चाहिए। क्यों डेवलप करना चाहिए? क्योंकि अनेक इलाकों में अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, लेकिन उस इलाके को जानते नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास में हर जगह ऐसे लोग हों जो एरिया स्टडीज कर सकें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं समस्या की, आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं उससे। पिछले दिनों भारत में 3 नए राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। सब लोग जानते हैं कि रांची में बंगाली बहुत है, बहुत बड़ी तादाद में बंगाली है। उनकी पॉपुलेशन कम नहीं है, 30% से ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी। क्या परिणाम निकला उसका? झारखंड के बनने का बंगाली जाति पर कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा? अचानक मालूम पड़ा, बंगालियों को मालूम पड़ा कि उनको अगर यह सर्वाइव करना है और पढ़ना है और बच्चे पढ़ाने तो संथाली मीडियम से पढ़ाने होंगे। और कोई सुन नहीं रहा है आपकी। आप किसी भी लॉजिक से बात कर रहे हैं, वहां प्रशासन में कोई आदमी आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड बना, मैं कल तक यही समझता था कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र का हिस्सा है और हिंदी वहां की कॉमन लैंग्वेज है। लेकिन जो ही उत्तराखंड बना तो वहां राज्य सरकार ने आकर ही कहा कि ये हमारी राजकाज की भाषा कुमायूनी और गढ़वाली में से कोई एक भाषा होगी, हिंदी नहीं होगी। सोचिए, वही चीज छत्तीसगढ़ में घटी। और इसके पक्ष में तरह तरह के तर्क, राजनीति से लेके आंदोलन से लेके तमाम रूपों में, इवन साहित्यकारों में। कल तक जो चीज फोर्ड फाउंडेशन के एयर कंडीशनर कमरे में सोची जा रही थी, वो एक सामाजिक रियलिटी के तौर पर। यूरोप कितना यूनिफाइड था आज से 30 साल पहले, और आज क्या स्थिति है? यूगोस्लाविया 4 टुकड़ों में टूट गया, चेकोस्लोवाकिया टूट गया,
सोवियत संघ का पूरा विघटन हो गया, उन्हें अंत नहीं है विघटन का देशों में। मैं नहीं जानता था कि ये जो सोवियत संघ में विघटन के बाद में अचानक फंडामेंटली पैदा होगा, ये तो मेरे दिमाग में नहीं थी कभी। सोवियत संघ हमारा बहुत फेवरेट देश था, लेकिन कभी किसी को अंदाजा नहीं था, किसी ने सोचा था कि वहां चिचलिया में इतने फंडामेंटलिस्ट होंगे। सोचिए, एक ही पार्टी जिसका 60 साल तक शासन, वहां कोई कॉम्युनल डिवाइसिव किसी भी किस्म का और ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन पूरे देश में। अचानक मालूम पड़ा कि कम्युनिस्ट पार्टी जो डिसइंटीग्रेट हुई, उसी में से तमाम किस्म के एलिमेंट निकल गया। विचारों की दुनिया में रहते हुए हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, विचार तरंग की तरह स्पर्श करते हैं। एंगल्स ने एक बात कही थी फायरबाग का मूल्यांकन करते समय कि विचार जब एक बार व्यक्त होते हैं और व्यवहार में आ जाते हैं तो वे मेटीरियल फोर्स बन जाते हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते आसानी से। वो फोर्ड के चैम्बर में वो विचार आए या शांति निकेतन में वो विचार आए, जब वो एक बार आ गया और उसको लिपिबद्ध कर दिया गया और उसे एक्सप्रेस कर दिया गया, तो एक स्टेज के बाद में उसको आप मटेरियल फोर्स बनने से रोक नहीं सकते। ये एथनिक, कल्चरल और ये एरिया, इन तीनों के आधार पर जो तमाम किस्म के अध्ययन संस्थान जो जगह जगह खुले और बड़ी सदिच्छाओं के साथ खुले, हमारे हिंदी में तो स्थिति बड़ी भयानक है अभी। दलित कह रहे हैं कि हमारी बड़ी उपेक्षा हुई है, हमारे साहित्य का मूल्यांकन नहीं हुआ है। क्यों मूल्यांकन नहीं हुआ? क्योंकि हिंदी लिटरेचर में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। सच क्या है? अच्छा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है सच को, वो जानने के लिए तैयार नहीं है सच को। वो ये कह रहा है कि मैं कह रहा हूं जी और मेरे को अम्बेडकर कह गए। आप लोगों ने भक्ति आंदोलन का नाम सुना है? आप भक्ति आंदोलन के कवियों के नामों से भी वाकिफ हैं। उसमें अधिकतर कवि दलित जातियों से आते हैं और उनमें टॉप पर है कवि। और जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जिसकी अच्छी से अच्छी पुस्तक जो भी अवेलेबल है, उसमें भक्ति आंदोलन के कवियों पर एक बड़ा हिस्सा डिवोट किया हुआ है। अच्छा, हम कहते हैं उनसे, दलित लेखकों से, भाई देखो सब कुछ है, तुम्हारी उपेक्षा नहीं हुई है। इवन यहां तक कि 18वीं शताब्दी के जो वैष्णव संप्रदाय के अष्टछाप के कवि थे और वैष्णव संप्रदाय के जो अष्टछाप के मंदिर थे, वैष्णवों के मंदिर ब्रिज में, आपको जान के आश्चर्य होगा, उन मंदिरों के गुसाई से ऊपर दर्जा हुआ करता था। जो वहां सेवक पुजारी होता था गुसाइयों के साथ में, वो शूद्र होता था, ब्राह्मण नहीं होता था। अंग्रेजों के आने के पहले तक लिटरेचर में कभी ये डिबेट का हिस्सा ही नहीं रहा कि आपकी जाति क्या है। आप रैदास हैं, आप कबीर हैं, आप कृष्णदास हैं, आप इमैटेरियल, आपकी जाति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं रहा कभी। और वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों में, खासतौर पर ब्रिज में, गुसाई से ऊपर जो प्रमुख पुजारी होता था मंदिर का, वो दलित होता था। और ये साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बावजूद मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं इनको कि आपको उपेक्षा नहीं मिली। क्यों? उसके दिमाग में ये जो उपेक्षा भाव है वो इतना प्रबल है कि मेरी बहुत उपेक्षा हुई है। जस्ट ये उपेक्षा शब्द को याद रखिए आप खाली, और आप ये जो 3 नए राज्य बने उसको याद रखिए।
इस पूरी एथनिक कल्चरल स्टडीज में जो तमाम क्षेत्र नए नए इमर्ज कर रहे हैं अध्ययन के लिहाज से, उनमें सबकी शिकायत यही है, आसाम में जो आंसू का आंदोलन शुरू हुआ उसका क्या बेसिक आधार था? हमारी बहुत उपेक्षा हुई है, हम पीछे रह गए डेवलपमेंट में, आगे कौन चले गए? ये आए माइग्रेट होकर, ये बंगाली लोग आ गए, इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया हुआ भगवान हिंसा। ठीक वही चीज पंजाब में पूरे खालिस्तान के आंदोलन के पीछे, यानी जहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जहां सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, जहां सबसे ज्यादा समृद्ध किसान, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ और हम पिछड़े रह गए। कौन सी चीज पैदा हुई इसके चलते? खालिस्तानी आंदोलन पैदा हुआ और एकदम टेंशन पैदा हुई पूरे इलाके में, हजारों लोग मर गए। ये एथनिक एरिया स्टडीज का एक बेसिक टूल है किसी भी तरह से ये प्रकारों लोगों के जहन में ये उतारना कि आपकी उपेक्षा हुई है। और दूसरी चीज जिसको कस कस के हर तरह के माध्यमों से उतारा गया, तुम्हारे जो शासक हैं, तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री वो झूठ बोलता है। सच सच तो ये बोल रहे। आप कल्पना कीजिए इराक की, सद्दाम हुसैन के जमाने में इराक कैसा था और कल्पना कीजिए आज के इराक की कैसा है। सद्दाम हुसैन के जमाने में इराक में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, जान लीजिए आपसे। पॉलिटिकल सिस्टम एक पार्टी का था, वो सद्दाम हुसैन बहुत बर्बर था, लेकिन वहां कम से कम ये एथनिक क्लैश नहीं था। क्या कहा गया कि ये जो है ये झूठ बोल रहा है, जो भी कहा जा रहा है झूठ बोल रहा है। यूगोस्लाविया में यही मेथड अपनाया गया, जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। आप यहां समझाइए कश्मीर के लोगों को, कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा है। पूरे कश्मीर का एक एक पैसे का खर्चा भारत सरकार उठा रही है, इसके बावजूद खर्चा है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वही चीज उत्तराखंड में देखी, वही यानी डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया और उपेक्षा, ये दो चीज एक इंटीग्रेटेड एलिमेंट के तौर पर बार बार तमाम किस्म के माध्यमों, तमाम किस्म की क्रिएटिव राइटिंग और तमाम किस्म की सोशल रिसर्च, फ्लड आया हुआ है बिल्कुल रिसर्च का। आप बाजार जाइए, आपको किताब छांटनी मुश्किल पड़ेगी कि अच्छी किताब कौन सी है। तो पहली समस्या ये कि ये जो एथनिक, सांस्कृतिक और एरिया स्टडीज के नाम पर जो एक नया क्षेत्र विकसित हुआ है, गायत्री चक्रवर्ती इस बात ने उसे क्वेश्चन किया और कहा है कि इसकी राजनीतिक समझ हमें होनी चाहिए और हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए आखिर पिछले 30 साल में ये एथनिक एरिया स्टडीज इतनी बढ़ी कैसे? क्या इनके और हमारे बीच में कोई संबंध बन सकता है? क्योंकि गायत्री चक्रवर्ती इस बात की चिंता यह है कि किसी भी तरह से तुलनात्मक साहित्य को बचाया जाए, एक डिसिप्लिन के तौर पर उसे बचाया जाए, क्योंकि पूरा दबाव है कि इस डिसिप्लिन को एकदम रिप्लेस करो। तो उन्होंने सजेस्ट किया और इसका एक असर भी पड़ा सारी दुनिया में कि नहीं, उनका प्रस्ताव यह है कि तुलनात्मक साहित्य और एरिया स्टडीज के बीच में एक सहमेल बिठाया जाए। उन्होंने कहा कि एरिया स्टडीज में कुछ अच्छी चीजें कि वो सोशल रिसर्च अच्छी करते हैं, उसे सीखा जा सकता है, इसलिए तुलनात्मक साहित्य के लोगों को यह नहीं मान के चलना चाहिए कि उसे पूरा टोटल रिजेक्ट कर दें। तुलनात्मक साहित्य में ज्यादातर वे लोग हैं जो कि लिटरेरी बैकग्राउंड से आते हैं और लिटरेरी समझ रखते हैं, उन्हें समाज की समझ उतनी गहरी नहीं होती है। लेकिन आज की स्थिति में साहित्य और समाज के संबंध को समझने के लिए इन दोनों क्षेत्रों के बीच में एक संबंध की जरूरत है। तो वो जोड़ देते हैं इस बात पर कि एरिया स्टडीज और कंपैरेटिव लिटरेचर, इन दोनों के बीच में सहज संबंध बनाया जाना चाहिए और एक मॉडल विकसित किया जाना चाहिए जो इनके सहज संबंध पर आधारित हो।
लेकिन इसके डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। इसमें से हेजेमनी के एलिमेंट को मार्शलाइज करने की जरूरत है और निकालने की जरूरत है। हेजेमनी का एलिमेंट कैसे निकाला जाए? जिसमें मैंने शुरू में जिस चीज की मैंने चर्चा की थी कि ये जो बाया लैंग्वेज, अब अमेरिकी लैंग्वेज के जरिए जो ट्रांसलेशन आ रहा है, जो बाया लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर जो है वो मिडिलमैन है। इस मिडिलमैन को भगाओ, जिस भाषा का अध्ययन कर रहा है उस भाषा को जानो, उससे जोड़ो अपने को और मूल्यांकन करो। क्यों मूल्यांकन करना जरूरी है ये इस तरह से? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर विदाउट फ्रंटियर नाम का जो डॉक्टरों का दल होता है, जो सारी दुनिया में जा जाके कहीं महामारी फैलती है तो वो चले जाते हैं, तो बोले डॉक्टर लोग तो भाषा नहीं जानते, वो तो जाते हैं सीधे इलाज करते हैं, उनके साथ एक ट्रांसलेटर रहता है, वो लोकल लोगों से पूछता है, लोकल आदमी को कम्युनिकेट करता है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, वो सीधे अपना सेवा करते हैं और चले जाते हैं। इवन उन्हें इस चीज की भी जरूरत नहीं होती कि वहां प्राइमरी हेल्थ केयर है भी या नहीं है। बॉर्डर डॉक्टर विदाउट बॉर्डर वाले जो लोग हैं वो सारी दुनिया में जा जाके जहां पे तमाम महामारी फैली हुई है या बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं या प्रलय आई है, तो वहां वो लोग जाते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं जानते। उनको करते क्या है, वो दुभाषी की मदद लेते हैं। गायत्री चक्रवर्ती इस विभाग कहते हैं कि दुभाषी की मदद लेना हमें बंद करना चाहिए। तुलनात्मक साहित्य के लिए दुभाषिया एक गैर जरूरी एलिमेंट है। हमने क्या किया कि हमने दुभाषिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को उसने कहा कि जब तक दुभाषिया रहेगा तब तक ये अमेरिकी अंग्रेजी का वर्चस्व सारी दुनिया में रहेगा, और अमेरिकी अंग्रेजी का वर्चस्व जाए इसके लिए जरूरी है कि हम जो छोटी भाषाएं हैं, बड़ी भाषाएं, उनमें जिसमें भी हम काम करना चाहें हम ट्रांसलेशन के जरिए न जाएं। जैसे आपको बड़ी भाषा और बंगला के का तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आप बड़ी भाषा सीखें, आपको हिंदी में काम करना है हिंदी में सीखें, ट्रांसलेशन से नहीं आना चाहिए चीज। तो ट्रांसलेशन से जो चीज आ रही है वो एसेंस को निगेट करके आ रही है। दूसरी एक समस्या जिसको कि उन्होंने ध्यान खींचा, जो कि मुझे बड़ी मतलब अच्छी लगी है बात और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसे। उन्होंने कहा कि ये जो एक नया एक दौर चला है, जो कि आप किताबों में देखते होंगे, इधर जो किताबें आ रही हैं, कि पुराने लोग क्या कहते थे तुलनात्मक साहित्य के साथ में कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी चाहिए? विश्व साहित्य, उसी तरह भारतीय साहित्य। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबल लिटरेचर, गायत्री चक्रवर्ती इस बात ने इन सभी के बारे में अपनी राय बहुत ही तरीके से व्यक्त की, और उसमें जो सजेस्ट की बात जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि हमें नया नाम देने के बारे में सोचना चाहिए। एक कंपैरेटिव लिटरेचर और एरिया स्टडीज को मिला के नया नाम हो सकता है ब्रह्मांड साहित्य, क्योंकि ग्लोबल लिटरेचर में एक पूरे के पूरे आर्थिक सिस्टम को दूसरे देश पर आरोपित करने की कोशिश की जाती है, और जो ही आप एक ब्रह्मांड के तौर पर इस पृथ्वी को देखते हैं, बोले विश्व के तौर पर इस पृथ्वी को देखने का तरीका रहा है जिसमें कि साम्राज्यवाद की हेजेमनी को स्थापित करने की तरह तरह से कोशिश की गई है, चाहे पुरानी कंपनियों के दौर में हो या इधर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दौर में हो। तो बोले इस दोनों ही संकटों से निकलने के लिए, इंपीरियलिज्म के पुराने और नए दोनों ही रूपों से निकलने के लिए जरूरी है कि हम नए किस्म के नाम की खोज करें, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मांड शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि हमें नए साहित्य के तौर पर जो अगर नाम देना है तो मुझे लगता है क्योंकि ब्रह्मांड में सभी किस्म के प्राणी बिना किसी की हेजेमनी के रहते हैं और बिना किसी के दबाव के रहते हैं। और ये जो ब्रह्मांड की जो धारणा है, ये धारणा मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छी भी लगी कि कम से कम ये जो पुराना जो विश्व साहित्य, ग्लोबल लिटरेचर, ये जो नेशनलिटी लिटरेचर, इस दायरे से इसे
बाहर ले जाता है और पूरी मानवता के आधार पर, मनुष्य आधार है उसका। बोले कभी स्थिति क्या हो गई है? अभी स्थिति है कि जो नेशनलिटी की बात कर रहे हैं या जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, वे तो कह रहे हैं हम ह्यूमनिस्ट हैं। विरोध किसका कर रहे हैं? वो ह्यूमन को आधार बना के बात नहीं कर रहे, वो आधार बना कर रहे हैं आइडेंटिटी को। मतलब स्त्री आधार बना के बात की जाए साहित्य की, या दलित को आधार बना के बात की जाए, तो वो कह रहे कि नहीं, हमें ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसमें कि मनुष्य और मानवतावाद दोनों एक साथ रह सकें। इन्होंने क्या किया? मनुष्य को अलग कर दिया है और स्त्री को अलग कर दिया है। बोले इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तुलनात्मक साहित्य के नए ढांचे के तौर पर हमें वह मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें ह्यूमन और ह्यूमनिज्म दोनों एक साथ रहें। यह ना हो कि नहीं, सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सब मनुष्यों में फर्क होता है, अंतर होता है, ये वेरिएशंस होते हैं, लेकिन हम मनुष्य को तो आधार माने, इस आधार को वो सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, और इस आधार पर वो मानवतावाद को भी जोड़कर, ह्यूमनिस्ट और ह्यूमन राइट्स को जोड़कर देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का अधिकार की तो बात की जाए, लेकिन बाकी लोगों के अधिकारों को छोड़ दिया जाए। तमाम किस्म का अध्ययन हमारे बीच में, वो अध्ययन ये दिक्कत खड़ी करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे कि आपको ये संकट समझ में आए। मध्यकाल में स्त्रियां पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती? या ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय के आने के बाद में स्त्री शिक्षा शुरू हुई? ज्यादातर सोशलाइक बात है। मास एजुकेशन तो ठीक है, उन्हीं के जमाने से शुरू हुई ज्यादातर, लेकिन मध्यकाल में भी स्त्रियां पढ़ती थी। स्पोरेडिक एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं मध्यकाल में स्त्रियों को पढ़ने को पाबंदी थी। कम से कम नहीं तो आपको मैं अच्छी बात बताऊं कि हिंदी में कम से कम 200 से ज्यादा लेखिकाएं हैं, जो कवित्री हैं, जो कि राजस्थान से आती हैं मध्यकाल में। नाम एक का जानते हैं आपको? मीरा। 200 से ज्यादा कवित्रियां हैं जिनकी लिखी हुई रचनाएं मिलती हैं, और ये उन जिलों से आती है जहां कोई लिटरेसी नहीं थी। बंगला की एक लेखिका है ज्योतिर्मयी देवी, उन्होंने बड़ी मार्ग की बात कही है जिसे आप उसे समझ सकते हैं। हम सारे विद्यार्थियों को यही पढ़ाते हैं कि देखो, आधुनिक काल के हमारे हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है वो भारतेंदु के नाटकों से हुई, हम यही पढ़ाते हैं। अब वो ज्योतिर्मयी देवी की लिखी हुई रचनाएं जब पढ़ेंगे आने के बाद में, तो उन्होंने, वो जोधपुर में रहती थी, उनके पति दीवान थे वहां जोधपुर के राजा के यहाँ, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। वो लिख रही है कि 19वीं शताब्दी में और उसके पहले राजस्थान में औरतें नाटक लिखती थी। स्त्री थिएटर था, नाटक लिखने वाली औरत, अभिनय करने वाली औरत, दर्शकों में औरत, वहां जितने भी और जो नाटक से जुड़े हुए अंग हैं उनमें काम करने वाली औरत, दर्शकों में सिर्फ एक मर्द होता था, वो होता था राजा। पूरा स्त्री थिएटर। ज्योतिर्मयी देवी उन लेखकों में से जिसने कि राजस्थान में उस जमाने में, जो कि आज भी सबसे बड़ी समस्या है कि लड़कियों को पैदा होते ही जान से मार देते थे, ज्योतिर्मयी देवी ने सबसे अच्छी कहानियां लिखी उनको, मां की कहानियां लिखी। प्रेमचंद तक ने कहानी नहीं लिखी ऐसी, हिंदी में किसी लेखक ने ऐसी कहानी नहीं लिखी। मेरे अंदर एक चिंता होगी कि ज्योतिर्मयी देवी को जो यथार्थ दिखाई देता है, वो यथार्थ प्रेमचंद को दिखाई क्यों नहीं देता? प्रेमचंद को पहले दिखाई देना चाहिए, तो प्रेमचंद तो उस इलाके के करीब है। ज्योतिर्मयी देवी को वो दिखाई दे रहा है, वो अच्छी कहानियां लिख रही है, और इतनी शानदार कहानियां कि आपके आंसू निकल आए। और ज्योतिर्मयी देवी की कहानियों की एक जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भूल भूल प्रशंसा की थी कि बहुत शानदार लेखक है। समस्या यह है कि एक यथार्थ और जिसका सॉलिड यथार्थ, वायवी यथार्थ नहीं,
वो एक लेखक को दिखाई देता है और दूसरी भाषा के लेखक को दिखाई नहीं देता। जैसे बांग्ला के में तकरीबन सभी लेखकों ने हिस्टोरिकल उपन्यास लिखे हैं और हिस्टोरिकल उपन्यास में हिंदी भाषी क्षेत्र के राजा और रानियों के ऊपर ज्यादा लिखा है। क्यों? बंगाल के राजा रानियों कम थे क्या? बंगाल के राजा रानियों पर कम लिखा गया और हिंदी भाषी क्षेत्र के राजा रानियों पर ज्यादा लिखा गया। कि ये तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हिंदी में जो लोगों ने हिस्टोरिकल नॉवल लिखा है उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के राजा रानियों के उपन्यास तकरीबन नहीं लिखे। सोचिए, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं वहीं रहता हूं, मुझे राजा रानी अपने दिखाई नहीं देते, आपको मेरे राजा रानी भी दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी एक ही है, एक ही कद के बड़े लेखक हैं और एक ही कद के बड़े लेखकों को एक जो कॉन्क्रीट यथार्थ है वो दिखाई दे रहा है और एक को दिखाई नहीं दे रहा। इसका क्या कारण है? कोई तो वजह रही होगी, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका, लेकिन मेरे पास नई समस्या है। वो बार बार इस बात को रविन्द्रनाथ की कहानी स्त्री पत्र, ये कहानी मेरे कहने से आज रात को जरूर पढ़ गया। वैसे सबने पढ़ी होगी लेकिन फिर एक बार पढ़ी मेरे कहने से। रविन्द्रनाथ उस कहानी में कौन सा रास्ता सजेस्ट करते हैं? जानते वो नवजागरण का रास्ता सजेस्ट नहीं करते, वो मीरा वाला रास्ता सजेस्ट करते हैं। क्यों? स्त्री के लिबरेशन की और स्त्री के तमाम किस्म के सबलीकरण की प्रक्रिया, एम्पावरमेंट की प्रक्रिया तो आपके ईश्वर विद्यासागर और राजा राममोहन के जमाने में शुरू होती है। उसके लिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो भक्ति काल दिखाई दे रहा है, और वो भी औगा राजस्थान। कोई तो कारण है। साहित्य के इतिहास की ये एक अपने आप में समस्या है कि जब हम कृति में प्रवेश करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि लेखक जाना कहां चाहता है, जो मैंने बिगनिंग में कही थी बात। मुझे अगर साहित्य का नया मॉडल बनाना है और नए मॉडल को बनाते हुए, और वो भी तुलनात्मक साहित्य का, यानी अब सोचिए कि वे सजेस्ट कर रहे हैं जिससे स्त्री पत्र में जो थ्रस्ट एरिया है कि अगर तेरा रास्ता कहीं है, ऑल्टरनेटिव है तेरे पास, तो कौन सा है? मीरा। विद्यासागर वाला नहीं। यानी तुलनात्मक साहित्य की जो समस्या है वो ये अदर्स के बारे में सोचना, अन्य से जुड़ना। चिंता ये नहीं है कि स्त्री का क्या होगा, उनकी चिंता ये है कि इसे वहां कैसे जोड़ा जाए, अन्य से कैसे जोड़ा जाए। वो बंगाली है लेकिन वो कर रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र पर काम। अच्छा, ये हिंदी भाषियों से भी प्रश्न तो कर सकते हैं ना पलट के कि क्या आपने बंगालियों के ऊपर लिखा? हमारे यहाँ प्रेमचंद विजय ने एक उपन्यास लिखा है गबन, जिसमें बंगाल का थोड़ा बहुत जिक्र आता है, बाकी हमारे यहाँ एक लेखक नहीं। आधुनिक काल में इधर आके 60s के बाद आगे कुछ लेखकों ने कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ चीजें लिखी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें कि बंगाल आता ही नहीं। जबकि हिंदी, आधुनिक हिंदी का जन्म यहाँ हुआ, आधुनिक हिंदी के प्रेस का जन्म यहाँ हुआ, और आधुनिक हिंदी के सभी बड़े लेखक यहाँ पले बड़े हुए, सब कुछ यहाँ हुआ। तुलनात्मक साहित्य पर बात करते समय अदर्स या अन्य के साथ में उसका क्या रिश्ता है, इसे गंभीरता से एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। वो जो एरिया स्टडीज और तुलनात्मक साहित्य में जो गायत्री चक्रवर्ती इस विभाग संबंध बनाती है, वो ये कि हमें अन्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एरिया स्टडीज में अन्य के बारे में जोड़ दिया गया ज्यादा, जो कि तुलनात्मक साहित्य में वो हमसे छूट गया था। और एक लास्ट बात, क्योंकि मुझे शांति निकेतन एक्सप्रेस पकड़नी में मैं बात बहुत देर तक आपसे करने की इच्छा है, लेकिन मैं 1:15 में छोड़ दूंगा आपको। हाँ, जस्ट
viewing effects of Tagore's literature is a sense of freedom. Over here he was saying that Engineer. this culture of Mira is a culture of the other, the Hindu देखे spirit. धोने नहीं So don't you find that Tagore would not have considered the culture of Mirabai as a এটা কি culture of হবে the না other এখান when থেকে? it comes to this culture? So if he is free to go to any culture within Sir. India or outside as to know his internationalism, so why should the culture of Mirabai be read in that angle as it is not belonging to Mrinal's solution in Bengal? Mrinal should look at the other's culture in the culture of Mirabai. नहीं वो तो ये तो हम सभी लोग साहित्य के बारे में ये मानते हैं कि हम ये तुलनात्मक साहित्य और साहित्य का भेद नहीं करते, साहित्य को साहित्य के तौर पर ही देखते हैं। मैंने बिगनिंग में आपसे ये बात रखी थी कि तुलनाएं बेकार होती हैं। टैगोर का जो दृष्टिकोण है वो वही है जो आप कह रहे हैं, वो आदर्श के तौर पर उसे नहीं देखते, लेकिन सच तो ये है, सच तो ये है वो अदर है। But it's also the perception of the writer. निश्चित लेकिन राइटर्स जिस सोसाइटी में है उसमें ये परसेप्शन है कि ये अन्य है, उसके जो टोटलिटी में जो दृष्टिकोण है वो वही है जो आप कह रहे हैं। वो क्यों इसको इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्यों इसे शामिल कर रहा है, क्योंकि वो ये वेरिएशन जो माइंड में है वो उससे निकले, वो इसलिए नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी को एक्सेप्ट करता है, नहीं इसलिए नहीं। असल बात है कि जब कंपैरेटिव लिटरेचर में हम लोग दाखिल होते हैं तो अदर्स को जब एक्सप्लोर करते हैं तो अदर्स नहीं रहता, अदर्स का अस्तित्व नहीं रहता। Actually, sir, Mrinal is a problem. Same problem. রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাস চোখের বালি বিনোদিনী, he goes to Kashi. It is the same problem. Rabindranath was a reformer, not a reformer. He was PhD literature author. It is the और कोई चीज 5 मिनट है हमारे पास, चलो गहरी गई पंक्ति है बहुत, आपने आदर्श वाली बात की। लग कहे तो ना लगे, फोटो के बारे में है, आप लग बोलिए तो दोनों लगेंगे नहीं। लग कहे तो ना लगे, विलग कहे लग जाए। तो जो अदर्स है वो क्यों है? नहीं इसलिए नहीं को छोड़ने के लिए, विलग कहे लग जाए। ये साहित्य का काम क्या है? कल्चर का काम क्या है? समन्वय स्थापित है, जोड़ने का, समन्वय स्थापित है। कि आप जिसे नहीं, मैं समन्वय नहीं करूंगा, मैं समन्वय नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी सोचें। देखिए मैं चाहता हूँ आप जैसे वैसे ही रहें, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, लेकिन मेरे आपके बीच में संबंध है। मैं आपको एप्रोप्रिएट नहीं, आप हजम नहीं कर सकता और ना आप मुझे हजम करें। स्त्री रहे, पुरुष ही रहे, आप समझिएगा मेरी बात, लेकिन इनके बीच में असमानता ना हो। बंगला बोलना चाहते हैं बंगला बोले, मैं अगर हिंदी बोलना चाहता हूं मैं हिंदी बोलूं, और हम दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? नहीं, हम समन्वय बैठाएंगे कि आप हिंदी सीख लीजिए ना, क्यों हिंदी सीख लेंगे? अपने आप अगर सीख जाए तो अच्छी बात है, सीखने की बाध्यता नहीं है। कारण नहीं,
समन्वय में एक क्राइसिस है, समन्वय में एक क्राइसिस है। समन्वय बाध्यता से संबंध नहीं है। समन्वय आया ही इसीलिए, आप जान लीजिए, हम चूंकि टीचर हैं, मुझे अपनी ऑटोनॉमी पसंद है, लेकिन मैं संबंध रखना चाहता हूं। मुझे वर्चस्व पसंद नहीं है, वो किसी भी रूप में हो। तुलनात्मक साहित्य की ये सबसे बड़ी समस्या है, जो एरिया स्टडीज और कंपैरेटिव लिटरेचर के बीच में जो चीज इमर्ज कर रही है लगातार, कि सभी किस्म के हेजेमनी के वर्चस्व के रूपों का निषेध करो, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे वो शैली के रूप में हो, चाहे वो और दूसरे रूपों में। वो स्त्री पद वर्चस्व, अधिकार, वो जो मैंने स्त्री पत्र वाली बात की, वो इसलिए कही, वो हेजेमनी को क्रॉस करते हैं, वो नहीं। मुझे अगर काम की चीज इनसे मिलेगी तो मैं इनसे ले लूंगा। मेरे लिए इमैटेरियल है कि स्कूल में पढ़ाती है या ये नहीं पढ़ाती है, हाउस वाइफ हो सकता है, हाउस वाइफ